स्वागत दोस्तों के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हालत खराब करके रखी हुई थी दोस्तों। इसके बाद अब सोनिया गांधी जी से बदला निकालने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह दोस्तों। इसके बाद बताएंगे आगे क्या कुछ हुआ कि सोनिया गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया है दोस्तों। और कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाकर वंदे मातरम गाने की कर रहे थे कोशिश भाजपाई, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी ने किया इस तरीके से पलटवार की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का घमासान और किस तरीके का यह मामला है और कैसे छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के मामले पर सवाल जवाब की जगह उल्टा सोनिया गांधी जी के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवाई गई है दोस्तों। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की कठोर प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो चुका है। बताएंगे कांग्रेस पार्टी कैसे अमित शाह के दावे और उसके बाद सोनिया गांधी के एफआईआर को लेकर कर रही है प्रतिक्रिया दोस्तों। और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट। बताएंगे कैसे ब्राह्मण समाज के लोग धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। आंकड़े जारी किए गए हैं और एक एक उत्तर प्रदेश को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों। चलेंगे सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भाजपा से देश को मुक्ति दिलाने का सबसे बड़ा मामला होगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 15 अगस्त को एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन में आयोजित किया गया था दोस्तों। जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश का तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोस्तों। और ये जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हुए दावा किया गया कि जब वंदे मातरम का गाना गाया जा रहा था, यानी वंदे मातरम गाया जा रहा था, तो उस वक्त सोनिया गांधी की तरफ से कुछ बोला जाता है, रोक टोक किया जाता है। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने के लिए बोल रही थी, जिसे वंदे मातरम में विघ्न डालने के तौर पर दिखाते हुए बीजेपी ने दावा किया कि यह भारत के वंदे मातरम गीत का अपमान है। और क्योंकि बीजेपी के लोग इस बात से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आखिर संसद भवन के अंदर अमित शाह को घुसने नहीं दिया और अमित शाह में हिम्मत नहीं हुई कि राहुल गांधी से आंख में आंख मिला ले और छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के मामले को लेकर कोई जवाब देते। और यही बड़ा कारण है कि अब जो इनके दिल में एक कसक रह गई है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने क्यों इस बार अमित शाह और बीजेपी की हालत खराब कर दी, तो अब उसी कसक को दूर करने के लिए अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि बेंगलुरु कर्नाटका से एक बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई है। बता दें कि यह शिकायत कर्नाटका के उर्वा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है और दावा किया गया है कि वीडियो है जिसमें राष्ट्रीय गान यानी वंदे मातरम का अपमान कर रही है सोनिया गांधी। अभी बीजेपी की सरकार कुछ दिनों पहले के अंदर एक कानून लेकर आई थी दोस्तों, जिसमें वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान की तरह यानी जनगण मन की तरह वंदे मातरम को भी दर्जा दिया गया। यानी पहले जनगण मन का अपमान करने पर कार्रवाई की जाती थी, पुलिसिया कार्रवाई होती थी, लेकिन वंदे मातरम को लेकर ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान के बराबर कर दिया गया है। कहने का मतलब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों के दोनों बराबर होंगे, दोनों का अपमान दंडनीय माना जाएगा। और इसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज करवा के कहीं ना कहीं उसी कानून के इर्द गिर्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं सोनिया गांधी पर दोस्तों। एक तरीके से बीजेपी के लोग पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी ने अमित शाह को जैसे संसद में दौड़ाया वैसे ही अब सोनिया गांधी को इस मामले पर बैकफुट पर धकेला जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी मामले पर पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है दोस्तों। यानी सोचिए कि जिस वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के अंदर स्वीकार किया गया, उस वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। यानी ना तो वंदे मातरम को लोकप्रियता दिलाने में बीजेपी के लोग 3 में थे ना 13 में थे, लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का अपमान कर रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि वंदे मातरम कौन गाएगा नहीं गाएगा, ये बात किसी पर थोपी नहीं जा सकती, सबके अपने अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाना कि वो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, ये अपने आप में सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। यानी आजादी के टाइम से कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का गीत करते आ रही है, लेकिन बीजेपी वालों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का अपमान कर रही है। दरअसल वंदे मातरम का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो लोग वंदे मातरम का इस्तेमाल करते हुए किसी धर्म विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा मजबूती के साथ में विरोध किया जाना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के लोग वंदे मातरम वाले मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दफ्तर के बाहर पहुंच जाते हैं दोस्तों। और ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में वरिष्ठ पदाधिकारी को इकट्ठा करके बीजेपी के लोग कांग्रेस दफ्तर के बाहर जाकर वंदे मातरम गाने लगते हैं दोस्तों। हालांकि बीजेपी का कोई एक नेता वंदे मातरम पूरा गा दे तो ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि आता जाता किसी को नहीं है, लेकिन राजनीति करनी है तो पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर। और बीजेपी के अचानक पहुंचे हुजूम और प्रदर्शन को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दफ्तर के बाहर आ गए। माहौल को भांपते हुए कांग्रेसियों ने पुलिस बैरिकेडिंग की तरफ खड़े होकर राष्ट्र गीत यानी वंदे मातरम का वाचन करना शुरू कर दिया। यानी बीजेपी के लोग वंदे मातरम गाने के लिए आए थे दोस्तों, कांग्रेस के लोगों ने भी वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते सड़क के दोनों छोर पर राष्ट्रीय गीत के सुर उठने लगे और बीजेपी वाले सोच कर आए थे कि वंदे मातरम गाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी और कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का विरोध नहीं करती या किसी भी तरीके के राष्ट्रीय प्रतीक का विरोध नहीं करती, तो ये बीजेपी वाले जबरदस्ती मुंह में उंगली डालने के लिए आए थे दोस्तों। यानी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कुछ ना कुछ बवाल हो जाए। लेकिन जब कांग्रेस के
के लोगों ने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया तो उसके बाद भाजपा वालों का कोई अता पता नहीं लगा दोस्तों, बल्कि कांग्रेस वाले बीजेपी से तेज तेज वंदे मातरम गा रहे थे और पुलिस प्रशासन के लोग बीच में खड़े होकर हंस भी रहे थे। तो इससे पता चलता है कि भाजपा वालों का ये भी जो एक पूरा मुद्दा बनाने का मामला है दोस्तों, ये भी काम नहीं कर रहा, बल्कि अमित शाह के कहने पर यह सब कुछ चल रहा है। बीते दिन अमित शाह ने बयान देते हुए आलोचना की थी और कहीं ना कहीं संकेत दे दिया था कि बीजेपी वाले इसे पूरे देश भर के अंदर लेकर जाएंगे और मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा बनता हुआ तो कुछ दिखाई दिया नहीं। तो आप लोग इस पर जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोक दल और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर निशाना साधा दोस्तों। लखनऊ के वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों को 54 से रुपया बना देते हैं फिर भी वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। यानी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं कि हम तो लोगों को 54 से रुपया बना देते हैं। उनका निशाना जयंत चौधरी पर था दोस्तों, यानी एक टाइम में जयंत चौधरी का नाम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लगातार 2 बैक टू बैक चुनाव हारे थे और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने 2022 में इनको बैसाखी दी और अपनी सीटें दे देकर भी चुनाव लड़वाया, तब जाकर इनकी पार्टी ने 9 सीटें जीती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वापस से आरएलडी का नाम आया। तो ऐसे में अखिलेश यादव इसी बात को लेकर निशाना साध रहे थे दोस्तों और जयंत चौधरी को अखिलेश यादव 54 बोलकर संबोधित कर रहे हैं। कहने का मतलब निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद अब जयंत चौधरी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आएगी और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ही हैं जो जयंत चौधरी का सहारा बने, वरना अखिलेश यादव के बिना जयंत चौधरी को 2022 के चुनाव से पहले जान कौन रहा था ये तो सीधे सीधे सबको पता है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का कितना बुरा हाल था 2014 के बाद से, तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति किस तरीके थी और अखिलेश यादव ने कैसे इनको बचाया और राजनीतिक तौर पर इनकी प्रासंगिकता को बनाकर रखा, वरना तो इनको सब भूल ही गए थे। 14 के चुनाव में तो खुद अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे और 6 के 6 सांसद चुनाव हार गए थे। बीजेपी के उम्मीदवारों ने यहां पर जयंत चौधरी तक को हरा दिया था दोस्तों, यानी पूरी तरीके से नीलबट्टा सन्नाटा आरएलडी हो गई थी। 19 के चुनाव में आरएलडी का फिर अता पता नहीं लगा, दोनों हारे अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी। फिर 2017 का चुनाव होता है, तब केवल इनका एक ही विधायक जीता था, लेकिन 22 के चुनाव में अखिलेश यादव एक विधायक वाली पार्टी को 9 विधायक तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो जो 54 वाला बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव, उसे लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बात में कुछ तो दम है ही है। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जयंत चौधरी इस बात को माने ना माने, लेकिन उनका भविष्य पूरी तरीके से 2022 के चुनाव से पहले खत्म हो गया था। 24 में सपा ने गठबंधन करके इनको 2 सीटें जितवा दी, फिर ये पलटी मारकर बीजेपी के साथ चले गए। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के साथ गए हैं तो वापस से इनका जो वोटर है वो छिटक कर इनसे दूर भागेगा, यानी मुस्लिम समाज के लोग तो वोट देंगे ही नहीं, बाकी जाट समाज के लोग धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे। तो लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केरल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस बार लगभग 15% वोट मिला है, जिसके बाद बीजेपी की उम्मीद यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर केरल में बीजेपी एक प्रमुख ताकत बनकर उभरेगी और 3 सीटें भी बीजेपी ने जीती है दोस्तों। लेकिन केरल के अंदर क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री वीडी सतीशन बने हैं, तो वीडी सतीशन का काम यह है कि भाजपा को मतदान करने वाले, वोट देने वाले लोगों को बताया जाए कि बीजेपी और केरल के विचारधारा आपस में मैच नहीं करती है। और यही बड़ा कारण है कि अब केरल के अंदर धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी अपने मिशन में कुछ हद तक सफल होती जा रही है दोस्तों। केरल के अंदर बीजेपी ने जो किला बनाया था वो ध्वस्त होते हुए दिखाई देने लगा है, धीरे धीरे करके ढहता हुआ नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर वंदे मातरम को लेकर बीजेपी के लोग केरल में दावा करते हैं कि सरकार के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम नहीं बजाया गया, यानी केरल में कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का विरोध कर रही है। लेकिन ये सारी बातें बीजेपी की एक तरफ और भाजपा का वरिष्ठ नेता का इस्तीफा एक तरफ सामने आ रहा है। यानी राज्य में बीजेपी को तगड़ा झटका तब लगता है जब भारतीय जनता पार्टी में केरल के चुनाव से पहले शामिल हुए एक्टर एस देवन ने रविवार को कनाची कुलंगरा देवी मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष के पोस्ट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी दोस्तों। और उन्होंने मंदिर के कार्यक्रम में अपना भाषण खत्म करते हुए घोषणा की है। इस कार्यक्रम में नारायण धर्म परिपालन योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नेटेसन ने और बीजेपी के नेता वी राधाकृष्णन मेनन भी मौजूद थे। तो कहने का मतलब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बीजेपी के उपाध्यक्ष के पोस्ट से इस्तीफा देता हूं। मैं जिस राजनीति में यकीन करता हूं वो श्री नारायण गुरु के आदर्शों, सिद्धांत और कार्यक्रमों पर आधारित है। केरल में बीजेपी से जुड़ने के बाद पिछले 5 साल में मुझे एहसास हुआ कि मैं उस रास्ते पर नहीं चल पा रहा हूं, यानी नारायण गुरु जी के रास्ते पर नहीं चल पा रहा हूं जो आम जनता की सेवा करना चाहते थे और बीजेपी की राजनीति से अलग है। ये बोलकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, भरे मंच से ये बात बोलकर इस्तीफा दिया है, जो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 80वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर एक नया विवाद हुआ है दोस्तों। राजनीतिक विवाद रविवार को और तेज हो गया। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण दिया है दोस्तों। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सली नहीं कहा था, यानी बीजेपी के नेता किरण रिजिजू का काम है क्या वो विपक्ष के नेताओं को लेकर बोल रहे हैं कि उनको नहीं बोला गया था, क्योंकि बीजेपी के नेता को पता है कि अगली बार फिर सदन की कार्रवाई होगी तो दिमागी नक्सली जो बोल रहे हैं
नरेंद्र मोदी, उसका जवाब मांगा जाएगा और इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री अगले संसद के सत्र को लेकर माहौल न गर्मा जाए इसलिए स्पष्टीकरण दे रहे हैं। यानी मोदी का बयान, फिर संसदीय कार्य मंत्री आकर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, विपक्ष के लिए ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी उन लोगों के संदर्भ में था जो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते, अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं या माओवादी हिंसा के पक्ष में खड़े हैं। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का संविधान नहीं मानता, अलगाववादी विचारधारा रखता है, माओवादी हिंसा फैलाता है, तो उसके लिए तो नक्सली शब्द है। तो नरेंद्र मोदी ये मानसिक नक्सली शब्द कहां से लेकर आ गए और भारत के लाल किले के प्राचीर से ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों जो देश के अंदर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोपोगेंडा के खिलाफ खड़े रहते हैं, देश में फैलाई जा रही हिंसा के खिलाफ खड़े रहते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, तर्कों की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, एकता भाईचारा और सोचने की आजादी पर मोहर लगाते हैं और संविधान को पहले मानते हैं और शांति की बातें करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करके बताना चाहिए कि ये कौन दिमागी नक्सली लोग हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया इसीलिए उनको, यानी देश के युवाओं को इस तरीके के शब्दों से नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं? जवाब तो नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा क्योंकि बयान मोदी का है और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को लगता है कि वो ये सब बोल देंगे कि विपक्ष के लिए बयान नहीं था तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के हर बयान को लेकर आजकल पार्टियां बन जा रही है दोस्तों। एक और मामला इसी से जुड़ा हुआ सामने आता है। अपडेट ये है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया तो वैसे ही एक पार्टी बना दी गई, सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी बन गया दोस्तों और उसको 22,000 से ज्यादा लोग फॉलो भी करने लगे। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई थी और देश के अंदर एक नया आंदोलन खड़ा हो गया। नीट पेपर लीक का मामला और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद के काम में अमित शाह को दूर दूर तक नहीं आने देना। तो इससे पता चल रहा है कि देश के अंदर अब बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की आवाज मजबूत हो रही है दोस्तों। बल्कि विपक्ष आवाज उठाए ना उठाए उससे पहले आम जनता ही माहौल बना देती है। अब सोचिए कि ये दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और दिमागी नक्सल पार्टी भी चुकी है और 22,000 फॉलोवर भी हो गए हैं। इसके बाद लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात तो एकदम सही है, अगर नरेंद्र मोदी ने ये बयान देश के युवाओं को लेकर नहीं दिया तो आकर स्पष्ट करे कि आखिर कौन लोग हैं जो दिमागी नक्सल है, ये इस तरीके के शब्द देकर नहीं भाग सकते, उनको जवाब देना पड़ेगा। और वो भी लाल किले के प्राचीर से बोलकर गए हैं दोस्तों, जहां से उम्मीद ये की जाती है कि देश का प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव करेगा और प्रधानमंत्री वाले शब्दों का इस्तेमाल करेगा, इस तरीके की जुमलेबाजी और दिमागी नक्सल और ये फालतू की बातें नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी के द्वारा ये दिमागी नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मांग की कि विपक्षी दल इसके लिए देश की जनता व गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर आत्मा से माफी मांगे। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में वंदे मातरम को भुला दिया है। शाह ने चित्तौड़गढ़ के अंदर अटल गौरव स्मृति समारोह के दौरान कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान अपमान किया गया, इस तरीके का दावा किया है। तो आप लोग इस पर दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। यानी बीजेपी के लोग राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के अपमान की बातें कर रहे हैं। सोचिए बीजेपी की विचारधारा जिस संगठन से आती है उस संगठन का क्या इतिहास है और उसके बाद उस संगठन के इतिहास की बातें बताने की जगह दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 135 साल पुरानी पार्टी है, बल्कि उससे भी ज्यादा पुरानी पार्टी है दोस्तों, जहां एक से बढ़कर एक राष्ट्रवादियों ने अपना काम किया है और लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे दोस्तों। कांग्रेस की विचारधारा आज तक देश के अंदर प्रासंगिक है। तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि अगर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी देश विरोध कर रही होती तो क्या आम जनता उनको स्वीकार करती? लेकिन अमित शाह को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पूरे कांग्रेस के इतिहास को लेकर एक कसक है कि जिस संगठन से बीजेपी के लोग जुड़े रहते हैं, यानी संघ से 1925 में वो भी बन गया था, लेकिन उसका प्रभाव उस तरीके का नहीं रहा जो कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। और प्रभाव से भी बड़ी बात कि उसका जिस तरीके का सम्मान देश के अंदर था उस तरीके का सम्मान आज तक आरएसएस वाले प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो ये एक कसक है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के संगठन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के विचार पर हमला करना बीजेपी को असुविधाजनक लगता जरूर है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी की बराबरी कर पाना संघ और बीजेपी के लिए अभी असंभव स्थिति है। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को लेकर अब अलग अलग तरीके के आंकड़े दिए जा रहे हैं दोस्तों। इन आंकड़ों से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस समुदाय के लोगों ने 2022 और 2024 के बीच में बड़ा बदलाव किया है। अब सोचिए कि राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा ने मिलकर 2022 का चुनाव लड़ा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने 84% के आसपास इस गठबंधन को वोट किया और बीएसपी को 6% मुस्लिम समाज का वोट मिला विधानसभा चुनाव में। जबकि दोस्तों लोकसभा चुनाव की बात करें तो सपा गठबंधन को, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 84% के आसपास ही वोट मिला मुस्लिम समाज का। जबकि बहुजन समाज पार्टी को जो पहले 6% वोट मिला था वो घटकर 24 के चुनाव में मात्र 2% रह जाता है। और इस आंकड़े से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ बड़ा बदलाव मुस्लिम समाज के मतदान में तो नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा आंकड़ा जारी किया गया है दोस्तों, इस आंकड़े से पता चलता है कि आखिर अखिलेश यादव अपने पीडीए के अंदर पंडित शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यानी ब्राह्मण समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये आंकड़ा बताता है। पार्थ दास के द्वारा दिए गए इस आंकड़े से पता चलता है कि
उन्होंने पांडे सरनेम वाले यानी ब्राह्मण समाज से आने वाले लोगों का जो चुनावी बूथ है दोस्तों, यानी सरनेम पांडे जहां पर सबसे ज्यादा है, वहां पर अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे आप, तो एनडीए गठबंधन को 58% वोट पांडे सरनेम वाले लोगों ने दिया था, यानी ब्राह्मण समाज के लोगों ने दिया था। लेकिन जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आता है दोस्तों, तो एनडीए गठबंधन के मतदान प्रतिशत में केवल 1% का इजाफा इस समाज के बीच में होता है। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को देखेंगे तो 2022 में इंडिया अलायंस को पांडे सरनेम वाले लोगों ने 19% के आसपास वोट दिया था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 30% हो जाता है, यानी लगभग 10% तक का इजाफा होता है दोस्तों, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बहुजन समाज पार्टी को पहले 8.5% वोट मिलता था, वो घटकर 7.8% के आसपास वोट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो थ्योरी दी जाती है, जो दावा किया जाता है कि ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते या फिर कांग्रेस सपा गठबंधन को वोट नहीं करते, तो ये पूरी तरीके से गलत है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने केवल एक बदलाव किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ में आ गई थी और सुभाषपा पार्टी भी अलग हो गई थी, जो विधानसभा में साथ में लड़ी, लोकसभा में अलग हो गई। बाकी केवल कांग्रेस पार्टी के आने के बाद ब्राह्मण समाज का 10% मतदान कांग्रेस पार्टी की वजह से इधर शिफ्ट हो गया दोस्तों लोकसभा चुनाव में। तो इससे पता चलता है कि ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस के नाम पर सपा के साथ आने में कोई ऐतराज नहीं दिखा रहे। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का जो एक पुराना मतदाता वर्ग है ब्राह्मण समाज का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ में और मजबूती के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ यादव समाज को लेकर भी आंकड़ा देते हुए पार्थ दास ने बताया कि विधानसभा चुनाव में 84% यादव समाज के लोगों ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी सुभाषपा आरएलडी को वोट दिया था, जबकि जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो यूपीए गठबंधन को 85% यादव समाज के लोगों ने वोट दिया दोस्तों, यानी लगभग 1% वोट का इजाफा हुआ। जबकि अमूमन ये दावा किया जाता है कि लोकसभा चुनाव में यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं। ऐसे कई सारे नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन इस आंकड़े में पार्थ दास बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो एनडीए गठबंधन है उसको यादव समाज का केवल 1% ज्यादा वोट मिलता है, जो यूपीए गठबंधन के लिए भी ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि यादव समाज के लोगों को लेकर जो दावा है कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इन आंकड़ों से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर कई तरीके के जो भ्रम फैलाए जाते हैं वो केवल एक भ्रम है, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है दोस्तों। और खासकर ये भ्रम वो लोग फैलाने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं आपस में विपक्ष के मतदाताओं के बीच में धर्म संकट पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपस में विभाजन हो जाए, एक दूसरे को लेकर कंफ्यूजन हो जाए, यानी समाज के लोग आपस में सोचे कि ये समाज के लोग उसको वोट नहीं देते, वो उसको वोट नहीं देते, तो हम उसको क्यों वोट दें। और इस तरीके से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश खासकर विपक्ष के खेमे में करने की जाती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो इस आंकड़े से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आगे भी आती रहेगी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, और भी आंकड़े उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आप तक शेयर करेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने शनिवार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव में स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की और दीपके ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसकी सबसे अधिक मार गरीब विद्यार्थियों पर पड़ रही है। उन्होंने निजी स्कूल की फीस सीमित करने की मांग की। उन्होंने सीजेपी सरकारी अस्पताल के खराब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अभियान चलाएगी, ये भी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कांग्रेस पार्टी का एक सांसद शामिल हो सकता है और चर्चाएं चल रही है। ये दावा पंजाब के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया जाता है दोस्तों। हालांकि नाम नहीं बताते, लेकिन सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मनीष तिवारी की बात कर रहे होंगे, क्योंकि मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी से दूर दूर कर रहे थे अपने आप को, लेकिन अभी हाल फिलहाल की कई सारी हाई प्रोफाइल बैठक में उनको देखा गया है। तो ये दावा करना कि वो आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे और वो भी चंडीगढ़ के सांसद का पोस्ट छोड़कर, ये अपने आप में बहुत ज्यादा उम्मीद करना है, या एक तरीके से कहीं ना कहीं माहौल जबरदस्ती का बनाने की कोशिश है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर मनीष तिवारी को कहीं जाना पड़ेगा तो वो पंजाब के अंदर किसी दूसरी पार्टी में जाने से पहले 50 बार सोचेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की 5 साल सरकार रही है पंजाब के अंदर और पंजाब हर 5 साल में सरकार को बदल दिया करता है, पार्टी को बदल दिया करता है। तो अगर मनीष तिवारी ये रिस्क लेते हैं और वो यहाँ चले जाते हैं तो फिर ये रिस्क उनके लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की घटना पर भड़के सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में सरकार के स्कूल यानी सरकारी स्कूल की बदहाली का एक वीडियो बनाने के कथित हमले में घायल हुए एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। मृतक के बेटे अब्दुल हाफिज सीजेपी के समर्थक और पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल थे दोस्तों। परिवार का आरोप है कि स्कूल की खराब हालत का वीडियो बनाने से नाराज कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर हाफिज और उनके पिता पर हमला कर दिया और ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर भारत के अंदर पश्चिम बंगाल को एक ऐसी जगह बना दी गई है जहां पर सरकार पर सवाल उठाने पर इस तरीके से मारपीट करके जान ले ली जा रही है एक व्यक्ति की, बहुत गंभीर मामला है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अभिजीत दीपके ने कहा कि इसे पूरी घटना को सुनकर मेरा खून खौल रहा है और केवल इस बात की मांग करना कि बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए, इस मामले पर एक व्यक्ति की जान ले लेना ये अपने आप में देश के अंदर शर्मनाक बात है। और ये खुलेआम गुंडागर्दी जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो दावा किया जा रहा है, ये साफ तौर पर इन लोगों की गुंडागर्दी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सरकारी स्कूल या किसी भी सरकार की व्यवस्था को लेकर जो सही से काम नहीं कर रही है, सवाल उठाना ये देश के नागरिकों का अधिकार
सरकार है और देश के नागरिकों से ज्यादा ये जिम्मेदारी उन अधिकारियों और शासन प्रशासन के लोगों की है जो लोग इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं और काम नहीं करते। ऐसे में दोस्तों ये सवाल उठाना, उसके बाद एक घर में जाकर मारपीट का मामला और एक व्यक्ति की जान चले जाना, ये तो सुनकर भी आश्चर्य और एकदम डरावनी बातें हैं। इस पर अभिजीत दीपके ने कहा कि वो इस मामले पर बिल्कुल भी चुप नहीं होंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या इस मामले को दिल्ली के अंदर भी उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। साथ ही साथ पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद रविवार को हरियाणा पुलिस ने खनौरी दाता सिंहवाला बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया और बैरिकेडिंग्स, कटीली तार और कंक्रीट ब्लॉक और कंटेनर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में रविवार को बॉर्डर से दिल्ली के जंतर मंतर तक किसान बचाओ पदयात्रा का ऐलान किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में 55 यात्री शामिल थे दोस्तों और संगठन ने 29 अगस्त को दिल्ली में पंचायत का भी ऐलान किया है। तो ऐसे में किसान जिंद डीसी वैशाली शर्मा के साथ 2 बार मीटिंग करने के बाद कहते हैं कि वो सीधा प्रधानमंत्री से बात करेंगे। अब मुख्यमंत्री वगैरह से बातचीत नहीं होगी। आप लोग की क्या राय है दोस्तों किसानों की मांग को लेकर? लिखकर जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं किसानों की जायज मांगे, इस पर सरकार को दखल देना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। भारत के किसान भारत के अन्नदाता हैं और भारत के अन्नदाता के कारण ही देश के अंदर लोग जीवित हैं। तो इसीलिए इतना सम्मान तो देश के किसानों का होना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।